तो हेलो दोस्तों, यू आर अगेन विद CA Anuradha and I hope you are all doing great in your life and I have come up again with new content. Content may be old, but the things that I am going to tell you are the things that are really common terms. चलिए दोस्तों, आज मैं बात करूंगी स्टार्टअप फाइनेंस के बारे में। और इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगी। शार्क टैंक आप सभी ने देखा होगा। वैसे शार्क टैंक की जो उत्पत्ति हुई थी वो फॉरेन से हुई थी, बट देन ये इंडिया में भी आ गया था ये वाला कॉन्सेप्ट। उसके बाद से लोग शार्क टैंक देखने में इंटरेस्टेड हुए। शार्क टैंक में आपको अलग अलग तरह की टर्म्स सुनने में आती होंगी कि मतलब वैल्यूएशन टर्म हो गई, या फिर और भी ऐसी टर्म्स है जो आप लोगों को सुनने में आती है शार्क टैंक में। तो चलिए मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप लोगों को स्टार्टअप फाइनेंस के बारे में प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। स्टार्टअप फाइनेंस में, स्टार्टअप्स में जब कोई बिजनेस करने का नया आइडिया आता है, बट उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए कुछ फंड की ज़रूरत पड़ती है, कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है। उस पैसे को स्टार्टअप फाइनेंस कहते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कंजर्वेटिव तरीके से लोग बैंक से लोन वगैरह उठाते हैं, लेकिन स्टार्टअप फाइनेंस को बैंक लोन नहीं देता है। बैंक लोन इसलिए नहीं देता है क्योंकि बैंक के लिए बिना एसेट्स की सिक्योरिटी पे लोन देना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल सा हो जाता है। बैंक को सिक्योरिटी नहीं फील होती है और बैंक पूरे तरीके से आपका कैश फ्लो को प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है कि ये बिज़नेस कितना कैश जनरेट करेगा आने वाले टाइम में। सो इसी वजह से बैंक से आप स्टार्टिंग में अप्रोच कर ही नहीं पाएंगे। तो कुछ ऐसे मोड्स ऑफ फाइनेंस है जहां आप अप्रोच कर सकते हैं और मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप अपनी फाइनेंशियल नीड को पूरा कर सकते हैं जो स्टार्टअप करते वक्त आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले पर्सनल फाइनेंस होता है। पर्सनल फाइनेंस वो फाइनेंस है जो आपका खुद का पैसा है, जो आपके पास है, चाहे वो आपने जॉब करके इकट्ठा किया है या आपने अपने फैमिली अपने पेरेंट्स से लिया है, वो आपका खुद का पैसा है, उसको पर्सनल फाइनेंस कहते हैं। और अगर आपके पास खुद का पैसा है, स्टार्टिंग में जो मनी आपने इन्फ्यूज़ की है बिजनेस में, अगर वो मनी आपकी खुद की है तो इसका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और उस मनी को इन्फ्यूज़ करके बिजनेस में जब आप अपने बिजनेस को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कि बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट होना मतलब अच्छा शुरू हो जाता है, तो लोग आपके आइडिया में यकीन करेंगे फिर। और फिर आपको इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस के आइडिया में अगर दम होगा, आपके अंदर रेवेन्यू जनरेट करने की पावर होगी, तो लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत उनको पड़ती है जिनका आइडिया में इतना दम नहीं होता है और रेवेन्यू वगैरह भी मतलब जो ज़्यादा जनरेट नहीं कर पाते हैं, जो मार्केट की नीड को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, जो अपने टारगेट जो कस्टमर्स हैं उनको नहीं समझ पाते हैं, उनकी नीड क्या है उसको नहीं अप्रोच कर पाते हैं, प्रॉपर एक प्रॉब्लम को फिगर आउट नहीं कर पाते कि क्या इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होना चाहिए, कम से कम कॉस्ट पर, कम से कम प्राइस पर वो प्रोडक्ट और सर्विस वो प्रोवाइड करने की कोशिश करें। तो जब बिजनेस इस तरीके से चीज़ों को नहीं सोच पाता है तब उसको इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए स्टार्टिंग में अपना खुद का पैसा डालना बड़ा ज़रूरी होता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है पर्सनल क्रेडिट लाइन्स। ये बिल्कुल ऐसे है कि एक बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर दिया है जिसमें आपको एक लिमिट दे दिया है कि इतना लिमिट आप यूज़ कर सकते हैं, इतनी लिमिट आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बैंक ये जो आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है और इस क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट प्रोवाइड करता है वो बहुत कुछ देख के प्रोवाइड करता है। आपके बिजनेस में दम कितना है, आपका कैश फ्लो कितना हो सकता है, मतलब कितना रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ों को देखकर पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स देखकर आपको एक क्रेडिट कार्ड बैंक प्रोवाइड। उसके बाद है फैमिली एंड फ्रेंड्स से आप पैसे उठा सकते हैं। बहुत सिंपल है क्योंकि आप उन पर रिलाई भी कर सकते हैं, फैमिली और फ्रेंड्स। और वो मतलब उनका मोटिव आपको प्रॉफिट कमाते हुए देखना भी नहीं है। जो आपके फैमिली और फ्रेंड्स होते हैं वो चाहेंगे कि आप पहले बिजनेस को बड़ा कर लो, हम प्रॉफिट वगैरह का तो बाद में ही देख लेंगे, मिलेगा ठीक है, नहीं भी मिलेगा ठीक है, लेकिन आप बिजनेस में लगाओ और आप अपने बिजनेस को बड़ा करो। तो फैमिली और फ्रेंड्स तो थोड़े कंसिडरेट भी हो सकते हैं आपको लेके, वो मतलब आपको दे सकते हैं पैसा। चौथा जो ऑप्शन होता है वो पीयर टू पीयर लैंडिंग होता है। इस ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि सेम माइंडसेट के लोग, सेम मतलब आइडिया में बिलीव करने वाले लोग मिलते हैं, बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं ये बेसिकली, और एक दूसरे की हेल्प करने के लिए आते हैं। इन सारों का स्टार्टअप ही होता है। बट मान लो किसी को ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो वो किसी की मदद कर देगा, फिर अगर उसका रेवेन्यू जनरेट हो जाए फिर वो तीसरे की मदद कर देगा। तो इनका मेन मुद्दा है अपने ही जैसे लोगों की मदद करना ताकि वो बिजनेस को बड़ा करें।
फिर एक क्राउड फंडिंग होता है। क्राउड फंडिंग में क्या होता है, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करके अपने बिजनेस आइडिया के बारे में लोगों को बताते हो, वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं छोटा छोटा अमाउंट, और इसको क्राउड फंडिंग कहते हैं कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस करके उनसे पैसा ले लेते हो, तो इसको क्राउड फंडिंग कहते हैं। और उस पैसों को आप बिजनेस में लगाते हो और रेवेन्यू जनरेट करते हो, और फिर उनको आप रिटर्न के रूप में भी उनको आप वापस करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद माइक्रो लोन्स भी होते हैं। माइक्रो लोन इंडिविजुअल्स का जो ग्रुप है वो प्रोवाइड करता है, एक बिजनेस जो जिस पर्सन का स्टार्टअप होता है उसको वो प्रोवाइड कर देता है छोटा छोटा लोन, लाइक 10,000, 20,000, 30,000, इस तरीके से स्टार्टिंग की जो भी नीड है मतलब उसको मीट करने के। फिर उसके बाद वेंडर फाइनेंसिंग आती है। वेंडर फाइनेंसिंग में होता क्या है, आपका जो भी मैन्युफैक्चरर होता है वो स्टार्टअप्स को जो भी गुड्स मटेरियल वगैरह है उधार में प्रोवाइड कर देता है, उधार में प्रोवाइड कर देता है, और तब तक का टाइम पीरियड उसको अलाउ कर देता है जब तक कि उसका वो प्रोडक्ट सेल ना हो जाए। और जब उसका वो प्रोडक्ट सेल हो जाता है तो उसके बाद वो क्या करता है कि उसके बाद फिर वो अपना पैसा रिकवर करने की कोशिश करता है स्टार्टअप वाले पर्सन से, तो इसको वेंडर फाइनेंसिंग कहते हैं। फिर इसके बाद परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग भी आता है। ये बिल्कुल वेंडर फाइनेंसिंग की तरह ही है, बट इसमें क्या चीज़ अलग है, जैसे जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको बड़ा ऑर्डर बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि उनके पास फाइनेंस नहीं होता है, तो वो बड़े बड़े ऑर्डर्स नहीं ले सकते हैं। तो जो परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग होती है ये इसीलिए होते हैं, ये स्टार्टअप्स को बड़ा ऑर्डर बनाने के लिए प्रॉपर मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करते हैं ताकि वो बड़ा ऑर्डर प्रिपेयर कर सके, और जब वो सेल हो जाता है, जब वो बड़ा ऑर्डर उनका चला जाता है, डिलीवर हो जाता है, तो तब वो अपना पैसा रिकवर करते हैं। इसके बाद जो कि बहुत ही अच्छी टर्म है और बहुत कम सुनने में भी आता है, ये है फैक्टरिंग अकाउंट रिसीवेबल्स। इसमें बेसिकली होता क्या है, स्टार्टअप्स ने जो सामान उधार में बेचा है लोगों को, मान लो 60 दिन या 90 दिन का टाइम दिया है, स्टार्टअप्स ने अपना सामान बेच दिया कि कोई बात नहीं हम पैसा बाद में ले लेंगे, लेकिन स्टार्टअप्स को अब पैसे की ज़रूरत तो है क्योंकि नया बिजनेस है, तो लिक्विडिटी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, बड़ा करने के लिए बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब ये क्या करते हैं, जो भी अपने अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स का क्या मतलब होता है, इनकी बुक में ऐसे लोग जो उधार पे सामान खरीद चुके हैं इनसे, बट वो बुक में रिकॉर्ड कर लिए गए हैं, अब ये इस अकाउंट रिसीवेबल को फैक्टरिंग कंपनी को बेच देते हैं। फैक्टरिंग कंपनी क्या करती है, 90% उस अमाउंट का इनको लोन प्रोवाइड या फिर पैसा प्रोवाइड कर देती है, फंड प्रोवाइड कर देती है। उसके बाद फैक्टरिंग कंपनी क्या करती है, जब उनका पैसा ड्यू होता है कस्टमर के पास जाकर खुद से पैसा कलेक्ट करती है, तो ये फैक्टरिंग होता है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक यूनिकॉर्न का कॉन्सेप्ट आता है कि यूनिकॉर्न कंपनी, एक कंपनी यूनिकॉर्न तब बनती है जब वो $1 बिलियन की बन जाती है, उसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन की होती है। $1 बिलियन का मतलब है 8,000 करोड़ की जो वैल्यूएशन। स्टार्टअप फाइनेंस में आप एक टर्म आपको सुनने को मिलेगी, डैट इज़ बूट स्ट्रैपिंग। बूट स्ट्रैपिंग में बेसिकली होता क्या है, बूट स्ट्रैपिंग में एक पर्सन अपना ही खुद का पैसा बिजनेस में लगाता है, उससे बिजनेस स्टार्ट करता है, और वो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद जो उससे रेवेन्यू होता है उसको फिर री इन्वेस्टमेंट कर देता है बिजनेस में, यानी उसको बहुत लंबे टाइम तक इन्वेस्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो बूट स्ट्रैपिंग से ही बिजनेस आगे बढ़ता चला जाता है, तो इसको बूट स्ट्रैपिंग कहते हैं। और बूट स्ट्रैपिंग करने के काफ़ी सारे तरीके रहते हैं। बूट स्ट्रैपिंग करने के 2 से 3 तरीके होते हैं, जैसे कि ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट में क्या होता है, वैसे स्टार्टअप्स को कोई भी मैन्युफैक्चरर या कोई भी वेंडर ट्रेड क्रेडिट देता नहीं है, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, आपकी कन्विंसिंग स्किल्स अच्छी है, तो आप उस वेंडर के पास जाएंगे, अपना प्लान बताएंगे, अपने बिजनेस की फोरकास्ट वगैरह के बारे में बताएंगे, तो आप मतलब उसको कन्विंस कर पाएंगे कि आप हमारे बिजनेस को जो भी मटेरियल वगैरह है वो उधार में प्रोवाइड कीजिए, हम इससे प्रोडक्ट बना के सेल करेंगे और हमारे आइडिया में इतना दम है। तो अगर वो कन्विंस कर पाए तो उनको ट्रेड क्रेडिट मिल जाता है। फिर सेकंड नंबर पर फैक्टरिंग के बारे में मैंने आप लोगों को समझाया ही था। फैक्टरिंग में बेसिकली होता क्या है कि आप उधार में सामान बेच देते हैं अपने कस्टमर्स को, ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए आप उनको उधार में बेच देते हैं। चलो कोई बात नहीं, आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप हमारा सामान खरीदो, यूज़ करो, पैसा आप दे देना 60 दिन में, 70 दिन में। अब कस्टमर्स को तो बेच, लेकिन कंपनी को अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, तब वो क्या करते हैं, इन कस्टमर
को जिनको उधार में सामान बेचा हुआ है, इसको कहेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स, इनको फैक्टरिंग कंपनी को भेज देते हैं। यानी अगर 100 रुपये का कोई कस्टमर आपकी बुक्स में खड़ा हुआ है जिसने आपका पैसा देना है, जिसको आपने उधार में सामान बेचा हुआ है, फैक्टरिंग कंपनी आपको उस कस्टमर की रिसीवेबल को खरीद लेगी और आपको 100 रुपये के बदले आपको 90 रुपये दे देगी और 10 रुपये का कमीशन या कुछ है वो अपने पास रख लेगी। इससे आपको फ़ायदा क्या हुआ, आपको 90 रुपीज़ की लिक्विडिटी अवेलेबल हो गई जिसका आप यूज़ कर सकते हैं और बिज़नेस को बड़ा कर सकते हैं। फिर है लीजिंग। लीजिंग बहुत ज़्यादा मतलब स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छी होती है। आपको मशीनरी खरीदनी पड़ रही है, आपको कोई ऐसा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह पर, जो कि स्टार्टिंग में अपने पैसे से खरीदना इतना ज़्यादा फिजिबल नहीं रहता है क्योंकि हर एक चीज़ बहुत एक्सपेंसिव आती है। तो आपको वो चीज़ें लीज़ कंपनी से लीज़ पर मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल आप एक प्रिंटर खरीद रहे हैं। अगर आप प्रिंटर खरीदते हैं और आपको उसकी कॉस्ट 60,000 70,000 या 1 लाख रुपए भी पड़ती है और आपको लीज पर वो 2,000 या 5,000 पर मंथ अवेलेबल हो रहा है, तो स्टार्टिंग के लिए अच्छा है ना। जब आप लोगों के बिजनेस बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर जाएगा, आपका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपके बिजनेस का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उसके बाद तो आप खुद से भी खरीद सकते हैं। तो स्टार्टिंग के लिए लीज भी बहुत ज़्यादा मतलब सही। स्टार्टअप्स में पैसा रेज करने के लिए एक एंजल इन्वेस्टर टर्म यूज़ होती है। एंजल इन्वेस्टर कोई और नहीं, आपके लव्ड वंस ही है, आपके फैमिली हो गए, फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, जो आपके बिजनेस आइडिया में यकीन करते हैं और वो बस आपको वैसे ही दे देते हैं पैसा। ज़रूरी नहीं है कि उनको आपके प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा हिस्सा चाहिए या वो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। इसको सीड फंडिंग भी कह देते हैं। फिर वेंचर कैपिटलिस्ट होती है। वेंचर कैपिटलिस्ट वो लोग हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन है जो एक मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस या बैंक से बहुत सारा पैसा उठा लेते हैं स्टार्टअप्स में लगाने के लिए। ये बहुत एग्रेसिव होते हैं, जो बहुत हाई रिस्क लेते हैं। स्टार्टअप्स में देख लेते हैं किस आइडिया में कितना दम है। इनको काफ़ी तजुर्बा होता है ज़्यादातर। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ये किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऐसे ही आंख बंद करके, ये ड्यू डिलिजेंस वगैरह पूरा प्रॉपर अपनी पूरी यूज़ करते हैं, उसके बाद ही ये इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के अंदर। तो इनको वेंचर कैपिटलिस्ट कह देते हैं। फिर प्राइवेट इक्विटी होते हैं। प्राइवेट इक्विटी वाले जो होते हैं ज़्यादातर वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके पास बहुत सारा खुद का पैसा होता है। और ये लोग लेकिन इनका मुद्दा वैसे स्टार्टअप्स में पैसा इन्वेस्ट करना नहीं होता है। प्राइवेट इक्विटी वालों का हो सकता है ये कर भी दे, बट ज़्यादातर ये उस स्टेज पर कंपनी में इन्वेस्ट करने में बिलीव करते हैं जब कंपनी मैच्योरिटी वाले स्टेज पर है, जब वो काफ़ी मतलब ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है और काफ़ी एक्सपैंड हो गया है बिजनेस उसका, तो वहाँ पर ये इन्वेस्ट करते हैं और काफ़ी सारा ये ओनरशिप उस कंपनी का खरीद लेते हैं। ये कुछ ऐसे वेज थे जिनके थ्रू स्टार्टअप्स फंड रेज कर सकते हैं। और फंड रेज करने के लिए एक पिच प्रेजेंटेशन उनको करनी होती है जो एक्सेल की फॉर्म में हो सकती है। सबसे पहले जैसे आपने शार्क टैंक वगैरह में देखा होगा, सबसे पहले वो अपने बारे में बताते हैं, अपने आइडिया के बारे में बताते हैं। एक ब्रीफ में वो इंट्रोडक्शन देते हैं कि हमारी कंपनी ये करती है, हमारी कंपनी का नाम ये है और हम इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो अपना ब्रीफ में बताने के बाद फिर ये अपनी टीम के बारे में बताते हैं कि उनके साथ कौन लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उन लोगों ने कितना इन्वेस्ट कर रखा है बिजनेस में, उनके आपस में पर्सनल रिलेशनशिप क्या है। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक इन्वेस्टर के लिए जानना। इसके अलावा इन्वेस्टर ये जानने में इंटरेस्ट रखेगा कि मैं इसके आइडिया में क्यों इन्वेस्ट करूं, ये कौन सी ऐसी प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है जो कोई और नहीं सोल्व कर पा रहा है। तो आपका आइडिया ऐसी कौन सी प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है जिसको आपके आसपास कोई और नहीं सोल्व कर रहा है। तो और फिर उसके बाद वो आपके सोल्यूशन पर भी फोकस करेंगे कि आपका सोल्यूशन कैसे औरों से ज़्यादा बेहतर है। बाद वो आपकी मार्केटिंग और सेल्स वगैरह देखेंगे कि किस तरह से जो आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, किस तरह से रिटेल स्टोर्स आपको अप्रोच करते हैं आपका प्रोडक्ट पब्लिक तक पहुंचाने के लिए। तो आपकी सप्लाई चेन कैसी है, क्या आप वेबसाइट वगैरह पर या फिर आपका जो इंस्टाग्राम वगैरह या यूट्यूब वगैरह पर काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है, तो वो सब वो मतलब देखते हैं। अगर ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग वगैरह है तो आपके आइडिया में उनको काफ़ी दम लगता है और वो मतलब आपको देते हैं। और वो आपके आइडिया को ये भी देखते हैं कि क्या वर्ड्स ऑफ माउथ भी आपका आइडिया स्प्रेड हो रहा है, कि एक पर्सन ने आपका प्रोडक्ट खरीदा, उसको वो प्रोडक्ट अच्छा लगा, वो औरों को भी बता रहा है। तो अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है तो आपके आइडिया में बहुत दम है और वो आपके आइडिया में इन्वेस्ट करने की कोशिश। वो आपकी प्रोजेक्शंस वगैरह भी देखेंगे। प्रोजेक्शंस बेसिकली क्या है कि आज आप जितना कमा रहे हैं आने वाले 3 साल में 4 साल में आप उससे कितना ज़्यादा गुना कमाएंगे। तो वो प्रोजेक्शंस होते हैं। वो आपके नेक्स्ट माइलस्टोन देखेंगे कि जिनको आप टच करना चाहते हैं और जो लेवल आप मतलब फ्यूचर में क्रॉस कर देंगे, उसके लिए वो आपकी इनकम स्टेटमेंट्स देखेंगे, वो आपकी बैलेंस शीट्स देखेंगे, वो
वो आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे और किस तरह से कितनी लिक्विडिटी आपके बिजनेस में अभी है, तो वो सब कुछ देखें। प्रीवियसली आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, क्या आपका कोई और भी इन्वेस्टर रहा है या बैंक वगैरह से आपने पैसा उठाया हुआ है, तो वो सारे इस तरह के सवाल आपसे कर। वो आपका कंपटीशन भी देखेंगे कि क्या आपका कोई कंपैटिटर है मार्केट में, क्या ऐसा ही प्रोडक्ट कोई और भी बना रहा है, तो वो सब चीज़ों पर भी वो फोकस करेंगे। आपका बिजनेस मॉडल देखेंगे, आपके बिजनेस मॉडल को पूरी तरीके से समझने की कोशिश। तो फिर उसके बाद वो इन सभी फैक्टर्स के बेस पर आपको वो एक ऑफ़र देंगे, जिस ऑफ़र में वो आपकी ओनरशिप के बदले आपको पैसा देंगे। ओनरशिप का क्या मतलब है, जो भी वैल्यूएशन आपके बिजनेस का वो लगाएंगे, वो वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि आपकी कंपनी को वो इतनी वैल्यू का प्रेडिक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन आपको ये कह रहा है कि मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा, एक इन्वेस्टर आपको ऑफर कर रहा है कि मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा 10% इक्विटी के लिए। इक्विटी का क्या मतलब है, ओनरशिप, मतलब आपकी 10% आपके बिजनेस में हिस्सा लेने के लिए मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा। इसका क्या मतलब हुआ कि उस इन्वेस्टर ने आपकी कंपनी का वैल्यूएशन कितने का किया, 10% हिस्से के बदले वो आपको 1 लाख दे रहा है। तो इसका मतलब आपकी कंपनी कितने रुपए की लगाई, उसने 10 लाख रुपए की लगाई। 10 लाख का 10% कितना बना, 1 लाख। तो आपकी कंपनी की वैल्यूएशन 10 लाख लगाई है। हो सकता है अभी आपकी कंपनी 10 लाख की नहीं है, लेकिन उसने, इन्वेस्टर ने आपके आइडिया को देखकर लगाई है कि आपकी कंपनी की वैल्यूएशन 10 लाख की। अगर इन्वेस्टर को लगता है कि इस वैल्यूएशन को ये कंपनी 1 साल 2 साल या 3 साल में अचीव कर जाएगी, तो तभी उसके बेस पर ही वो इस तरीके के ऑफर्स वो आपको देते हैं। उन ऑफर्स के अगेंस्ट आप भी अपना काउंटर ऑफर रख सकते हो, जो भी आप एडजस्टमेंट वगैरह करना चाहते हो। तो ये कुछ ऐसी टर्म्स है जो स्टार्टअप फाइनेंस में यूज होती है, आपको सुनने को भी मिलेगी। मोस्टली जो टर्म्स थी वो मैंने कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे से छूट गई हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं माय फ्रेंड्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा मोटिव ही फाइनेंस की टर्म्स के बारे में लोगों को अवेयर कराना है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो मैं फाइनेंस के फील्ड में लोगों को अवेयर करा सकती हूँ, तो वही सब चीज़ें करना मेरा मकसद है। तो आई होप ये जो भी नॉलेज मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है, अगैन इट विल ऐड अ लॉट in your knowledge dictionary of finance. So take care, my dear friends, and have a great life ahead.